जैसे दोस्त आप लोग देख पा रहे हैं, हम आनंद शाह सर के गांव नारायणपुर में अभी आए हुए हैं और आज हम नारायणपुर में हम आपको यहाँ के जानकारी दी जाएगी और अगल बगल घूमकर और गांव का जानकारी देंगे वीडियो बना के। और एक बहुत ही अच्छी जगह पर ले जाने का सोचे हैं आनंद सर, तो आज ऐसी जगह में जाकर आप लोगों को कुछ अच्छा नज़ारा दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग का थीम ही है मेरा गांव मेरा देश। तो इस बार हम नारायणपुर गांव का दौरा करने के लिए निकले हैं। तो हमें आज इस गांव में लेके आए हैं हमारे सहयोगी आनंद शाह सर, और आज वो नारायणपुर गांव से लगे हुए बादलखोल अभयारण्य में लेके आए हैं और हम यहाँ के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों को साथ साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बसंत भैया ने बताया कि हम आज नारायणपुर ग्राम के निकट जो हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य, आपने पढ़ा होगा किताबों में, बादलखोल अभयारण्य है, जो इस नारायणपुर ग्राम से शुरुआत होकर इधर बगीचा तक फैला हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम आरा पहाड़ है और ये जंगल बहुत ही घना हुआ करता था, जो अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, या यूं कहें कि इसको बहुत ज़्यादा कटाई के कारण छोटा हो जा रहा है। और इस क्षेत्र में हाथियों का विचरण लगातार बना हुआ रहता है। अभी भी इस जंगल में बहुत से हाथी इधर उधर विचरण कर रहे हैं। तो हम एक तरह से खतरा मोल लेके इस जगह में वीडियो बनाने आए हैं और आपको यहाँ के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में जो जानकारी मुझे है वो बताएंगे आपको। आइए। और ये पेड़ भी एकदम बैरियर लगा हुआ टाइप से लगा हुआ है दादा। मानो ये कहा जा रहा है कि आगे खतरा है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो जरा संभल के रहें। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को और भी कुछ नज़ारे दिखाते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी भी आप लोग को बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है, बीच में जो पगडंडी है उसके आजू बाजू में बहुत ही घने जंगल है। मन में डर तो है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं गजराज महाराज ना निकल आए, डर तो लगता है। लेकिन हम लोग ग्रामीणों से पूछताछ करके ही आए हैं कि अभी कुछ खतरा तो नहीं है जंगल में जाने से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई खतरा नहीं है। तो हम लोग अच्छे से पूछताछ करके ही आए हैं। तो इधर कुछ आनंद सर बता रहे थे कि इधर कुछ पुरातत्व स्थान है, तो हम उस स्थान को देखने जा रहे हैं। इतना रिस्क लेके जा रहे हैं ताकि आप लोग के लिए ज़रूरी जानकारी हम जुटा सकें। उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी जानकारी हाथ लगेगी और आप लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। फिर गाड़ी रखकर हम लोग वहीं से चढ़ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना मार्ग दुर्गम है, फिर भी हम इसको एंजॉय करते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। कहीं से लकड़ी काटने की आवाज़ भी आ रही है दादा। यहाँ बहुत ज़्यादा लकड़ी का दोहन हो रहा है। ट्रक लकड़ी रोज काटा जा रहा है। हाँ, जंगल विभाग सतर्क नहीं है लग रहा है। जागरूकता के अभाव में गांव वाले लोग जरूरत से ज़्यादा लकड़ी काट रहे हैं। हाँ, वन विभाग सतर्क रह के भी क्या करेगा जब तक ग्रामीणों का सहयोग नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको देवटोंगरी नामक एक प्राचीन जगह में लेके आए हैं, तो उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ अवशेष दिख रहे हैं, इससे ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी ज़माने में मंदिर हुआ करता था। ये लगभग वही 1500-2000 वर्ष पहले का अवशेष है। और सर्वप्रथम जो अभी हम जिला के रूप में जसपुर देखते हैं, तो बहुत पुरातन समय में, इतिहास मतलब आज़ादी से पूर्व की बात है, जब यहाँ जसपुर रियासत में डोम राजाओं का शासन था। तो उनके वंशज अभी भी इस नारायणपुर के बगल में ही पोखरा टोली बोलते हैं उस गांव में है। तो
सर मतलब पहले डोम राजाओं का शासन था और वो जो राजधानी थी वो नारायणपुर ही थी, जसपुर जिला की। उसके बाद राजा सुजान राय ने इनके साथ युद्ध किया और डोम राजाओं ने उनका सत्ता स्वीकार किया और इस तरह से यहाँ जसपुर को राजधानी बनाते हुए राजपूत शासनकाल के राजा सुजान राय ने जसपुर को राजधानी बनाई। तो इससे पहले जो है जसपुर की राजधानी नारायणपुर ही हुआ करती थी और ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है और इतिहास में ये चीज़ है कि पहले डोम राजाओं का शासन था यहाँ और अभी भी उनके वंशज हैं जो अपने दैनिक कामों में लगे हुए हैं, खेती किसानी या अपना जो भी काम है, इनका पुराना काम बाजा वाजा बजाने का काम, बहुत से युवा नौकरी खेती बाड़ी इस टाइप का करते हैं और अभी भी अपनी विरासत को समेटे हुए हैं वो और अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इस तरह से नारायणपुर एक पुराना गांव ही नहीं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास को समेटे हुए है और उसका कारण और उसका ये महत्वपूर्ण जानकारी ये अवशेष बताते हैं कि वास्तव में यहाँ कुछ ऐसा था जो मतलब जानकारी के अभाव में धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और जिसको कोई लिपिबद्ध नहीं किया। ऐसा भी होना चाहिए कि यहाँ का इतिहास लिखा जाना चाहिए, यहाँ के बारे में जानकारी होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को मिले। ये अवशेष को देखने से तो लग रहा है दादा ये नहीं फिर भी 1000-2000 साल तो पुराना है ही। हो सकता है जैसा आप बोल रहे हैं कि ये जो डोम वंश का यहाँ पर शासन था तो हो सकता है कि उनके पूर्वज इस मंदिर को बनाए होंगे या जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इसका कोई लिपिबद्ध प्रमाण नहीं है। तो हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये हो सकता है 1000-2000 साल पहले की हो या ये जो डोम वंश है उनके जो पूर्वज हैं हो सकता है वो इस मंदिर का निर्माण करवाए हों। तो इसका जो सहज ही नहीं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है जिस हिसाब से इसका जो कारीगरी है जो शिल्पकारी इसमें हुई है। तो उस समय में जैसे लोगों को तो टेक्निकल नॉलेज था होगा नहीं या उतनी सुविधाएं भी नहीं रहती होंगी, तो जितना भी देखने से ऐसा लग रहा है कि ये हस्त निर्मित कला ही है। तो इतना बारीकी से इसको तराशा गया है और अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग, सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में जब ये मूर्त रूप में जब ये मंदिर खड़ी रही होगी तो कितनी सुंदर प्रतीत होगी। हो सकता है उस जमाने में भी पूजा पाठ या जो आराधना का जो चलन रहा होगा, मंदिरों में भी पूजा आस्था किया जाता होगा। तो हो सकता है कि ये उसी का ही प्रमाण है। यह मंदिर किस देवी या देवता का है ये तो कंफर्म नहीं बता सकते। हो सकता है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों के द्वारा शायद पता चल जाए कि इस मंदिर में किस देवी देवता की पूजा आराधना होती थी। आरा पहाड़ी को आपको और करीब से दिखाते हैं। है दुर्गम रास्ता, अन्यथा उसके ऊपर भी जाने के लिए रास्ता है बता रहे हैं आनंद सर, और उधर भी कुछ देखने लायक जगह हैं। तो उसको आज ही तो कवर नहीं कर पाएंगे, अगर फिर कभी आना हुआ तो वहाँ के दृश्य का भी दर्शन अवश्य कराएंगे। रास्ता दुर्गम है, पथरीली है, संभल के चलना रहता है अन्यथा चोट लग सकती है। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उधर भी कुछ देखने लायक जगह होगी तो आप लोगों को दिखाते हैं। चारागाह के रूप में भी जगह का उपयोग किया जाता है। गांव के सभी किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए इस जंगल की ओर लाते हैं। और अब आपको जंगल का नज़ारा दिखाना। वन विभाग द्वारा बनाया गया एक टावर है जो जंगल में आग लग जाती है या लोगों द्वारा जब आग लगा दी जाती है तो उससे बचाव कार्य किया जा सके, तो वन विभाग के द्वारा ये जो टावर बनाया गया है हमारे सामने के द्वारा वन विभाग के द्वारा ये टावर बनाया गया है। इसमें क्या है कि जंगल की निगरानी या एक तरह से हाथी को भी देखने के लिए काम आता है ये, क्योंकि ये गहन हाथी विचरण क्षेत्र है और हाथियों का मूवमेंट हमेशा बना रहता है, तो हाथियों के ऊपर निगरानी करने के लिए भी एक तरह से काम आता है। ऊपर चढ़ के देखते हैं दादा इसको। आइए ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं। वाह,
बहुत सही चीज बनाया है। यहाँ से तो बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। वाह, ये है पूरा यहाँ से हाथी को विशेषकर निगरानी के लिए ही है ये। और इस जंगल में हमेशा हाथियों का आना जाना लगा रहता है। तो काफी ऊंचा है, चढ़ने में थकावट हो गया, चढ़ने में सांस फूल गई। ये जो जंगल देख रहे हैं किसी जमाने में बहुत घना, अभी भी घना है। और हाथी यहाँ 35-40 की संख्या में हमेशा रहते हैं। और ये जंगल के किनारे किनारे जो खेत हैं, ये भी कभी जंगल हुआ करते थे। इनको खेत बना के धान का पैदावार करते हैं और हाथियां धान की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो वो आए दिन इन खेतों में आकर धान वान को खाती हैं। तो इससे इस तरह से देखिए। और जो मेरे पीछे साइड आप जो खेत देख रहे हैं जिसमें धान की फसल लगभग तैयार हो गई है, ये जो खेत हैं ये किसी जमाने में घना जंगल हुआ करते थे। टावर के ऊपर से आप लोगों को जंगल का कुछ सुंदर नज़ारा दिखा देते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है, एकदम शीतल शीतल हवा बह रही है। गर्मी के दिनों में यहाँ पर घूमने लायक जगह है। आप ऊपर से नीचे का सीन दिखा रहे हैं। तो रही हमारी गाड़ी, कुछ लकड़ी के लट्ठे भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। जरूर जंगल विभाग के द्वारा उसको रखा गया होगा। कुछ कुछ खेतों में फसलें कट चुकी हैं और किसान अपने बैलों को घर की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे हाथी कहाँ बैठा, यादव जी नजर आ रहे हैं। नखे ने अभी हाथी नहीं है बोल रहे हैं। जैसे कि यादव जी बता रहे हैं, अभी हाथी का प्रकोप इधर नहीं है, दूसरी ओर है। दूसरी ओर हाथी का मूवमेंट अभी चल रहा है। तो अभी आसानी से इधर उधर घूमा फिरा जा सकता है, जंगल का विचरण किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ सख्त मनाही वाला क्षेत्र है। लोग वैसे भी बता देते हैं, कईयों को हाथी यहाँ यमलोक का दर्शन करा चुका है। एक साल में लगभग 10-20 लोग। तो अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि जब भी आए ग्रामीणों से पूछताछ करके आए, अन्यथा जान पर बना सकती है। तो टावर से हम आपको दृश्य दिखा चुके, अब नीचे की ओर जा रहे हैं। इसके बाद आपको गांव के कुछ दृश्य दिखाएंगे। आनंद सर के कुछ खेत हैं उसको दिखाएंगे। उन्होंने मछली पालन का भी काम किया था, तो उनका तालाब के भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों, अभी आपको हमने वन विभाग द्वारा बनाया हुआ जो टावर है उसको दिखाया। उसके बाद उसे महज कुछ ही दूरी पर खेतों के बीच में एक टावर नुमा मचान एक बनाया हुआ है सीमेंट कंक्रीट से। किसानों ने इन्हें हाथी से बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए या उसकी रखवाली के लिए यहाँ पर बनाया है। तो रात को इसमें सोते हैं और अपने फसलों की रक्षा करते हैं। तो धान का फसल लगभग तैयार हो चुका है और इसी सीजन में हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी चीज़ की रक्षा करने के लिए यहाँ पर किसान मचान में रुकते हैं और रात भर खेतों की और फसलों की रखवाली करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, धान कटाई बहुत जोरों पर है और सभी किसान अपने धान की कटाई में लगे हुए हैं। साल भर मेहनत करते हैं और आज उनको अपने परिश्रम का फल मिल रहा है। और फसल जैसा कि देखा जाए, भले ही वर्षा लेट से हुई है लेकिन दुरुस्त हुई है और फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई है और किसान अपने फसल की कटाई में लगे हुए हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, और राज्यों की तुलना में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का जो धान का समर्थन मूल्य है वो अच्छा खासा है। तो किसानों को क्या है कि साल भर से आस रहता है कि कुछ पैसे उनके पास आएंगे। तो यहाँ बोनस के साथ 2500 रुपये प्रति क्विंटल जो है सरकार दे रही है, जिससे धान की खेती में वृद्धि हुई है और लोग परिश्रम भी ज़्यादा करते हैं।
और धान का पैदावार भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। किसानों को भी अपने परिश्रम का अच्छा उचित मूल्य पाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये है हाथी विचरण क्षेत्र, ग्रामीण वन परिक्षेत्र में प्रवेश न करें, ऐसा एक बोर्ड लगा दिया गया है ताकि लोग हाथियों के प्रकोप से बच सकें। तो हम लोग इसी बोर्ड को देखकर हम लोग अवेयर होके गए थे जंगल की ओर, और हम लोग वहाँ से वापस लौट चुके हैं।